Hello students, I, Miss Kavalpreet Kaur Puri, welcome you to my YouTube channel. Sat Sri Akal. I am from Mumbai and I've completed my Masters in Business Management and I'm set and net qualified in the subject of Commerce. तो आज आपको पता है हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एनटीए नेट के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो हमें आना चाहिए. बट यस, आई विश यू ऑल हैप्पी इन्वायरमेंट डे. एंड मैं उम्मीद करती हूँ इनफैक्ट हम पढ़े लिखे होके हम सबकी ये डबल जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसको कंजर्व करें और कोशिश करें कि आगे जाके उसको और डैमेज नहीं करें. तो इसी आज हैप्पी इन्वायरमेंट डे के लिए मैं आपके साथ पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. और जैसे कि मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में ये बोलती हूँ कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर करते आप उसके सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे उतने अच्छे से आप इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे. और इसके पहले वाली मेरी वीडियोस जिसमें मैंने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का सिलेबस डिस्कस किया है, आप उसको प्लीज मेरे पेपर 1 की प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए. और अगर अब तक आप मेरे चैनल पर नहीं आए और आज आप फर्स्ट टाइम आ रहे तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरी पुरानी वीडियोस पहले चेक कीजिए, क्योंकि मैं हर सेशन के स्टार्ट में पहले सिलेबस को डिस्कस करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे इजी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 9 पेपर 1 जनरल. और अगर आपने ये सब्जेक्ट कभी अपने अंडर ग्रेजुएट स्कूल लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं पढ़ा है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट एजुकेशन स्कूल में तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो आपको पता होना चाहिए ये 3 टॉपिक से बना है, रिलेटेड टू पीपल, रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट. दिस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 7 सब टॉपिक्स and they are further divided into various subtopics जो मैंने अपनी people development and environment की फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया. तो ये उसके सब टॉपिक्स है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज जब भी स्टडी कीजिए देख लीजिए कि आपको क्या स्टडी करना है. और अगर आप ये 2022 के अटेम्प्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आई होप ये आपका रिवीजन टाइम चल रहा होगा, तो आपको मेरी इस वीडियो से पता लग जाएगा हमको कौन से क्वेश्चंस और कौन सा सिलेबस हमारा पेंडिंग है. और अगर आप फर्स्ट टाइम ये एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं मे बी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो आपको ये तब भी हेल्प होगी क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मैं अभी कितना लैग कर रही हूँ, सिलेबस कितना बाकी है या मुझे क्या स्टडी करना चाहिए. तो आइए स्टडी करते कुछ क्वेश्चंस. Which of the following provisions are directly covered in the Environment Protection Act 1986? तो प्रोविजंस बोल रहे हैं और डायरेक्टली कवर्ड. ये देखिए आपकी हिंट है, मतलब मेरा कहने का हमेशा ये रहता है कि क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए तो आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाएगी. अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. उन्होंने डायरेक्टली कवर्ड बोला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं, बट हमको मोस्ट सुटेबल जो डायरेक्टली कवर्ड है वो आंसर कवर करना है. तो लेट्स रीड द ऑप्शंस. ए, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. बी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन. सी, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स and plants and for matters connected therewith. D, protection and improvement of quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution. अब देखिए ये क्वेश्चन है ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से. अगर आपको नहीं पता कि हमारी बहुत सारी एक्ट्स है, ठीक है, अब वाटर रिलेटेड एक्ट रहेगी, एयर रिलेटेड एक्ट रहेगी, सॉइल रिलेटेड एक्ट रहेगी और ये होल एक्ट है जिसको इन्वायरमेंट बोलते हैं. अब सबसे इजी तरीका है इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में ये सब कुछ कवर हो रहा है. प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग, हम कोशिश करें कम से कम नुकसान होने दें, ठीक है, कंट्रोल करें. और अबेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का मतलब स्ट्रॉन्ग किसी चीज को रिड्यूस करना, अगर उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको रिड्यूस. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है. अगर आप ए ऑप्शन देखते हो वो सिर्फ फॉरेस्ट की बात कर रहा है, बी ऑप्शन आप देखते हो तो वो सिर्फ वाटर की बात कर रहा है, और सी ऑप्शन आप देखते हो तो वो वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट में एक्चुअली पूरा कवर हो रहा है जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है. तो ये देखिए जब मैंने हमेशा बोलती हूँ कि कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, अब हमको क्या स्टडी करना चाहिए. व्हाट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है. अब हमारे स्टेट एनवायरमेंटल मिनिस्टर कौन है या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर हमारे मिनिस्टर कौन है, ये एक्ट के अंदर कितनी और एक्ट है. तो अगर आप देखेंगे हमारे पास वाटर एक्ट है,
ठीक है, वाटर की पॉल्यूशन को प्रिवेंशन करने की एक्ट है, या मैं बोलूं एयर एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट की एक्ट है, हम कंजर्व करें फॉरेस्ट को, या मोटर व्हीकल्स एक्ट है, हजार्डियस वेस्ट। अब आप ऐसे टॉपिक्स जो डायनेमिक होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ डायनेमिक मतलब ये टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कोई एक्ट में अमेंडमेंट हो गया या रिसेंटली कुछ किया। अभी आज का आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी स्कीम्स पता लग जाएगी जो आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने को ले रही, ठीक है। तो वहीं से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें हमेशा क्या याद रखना है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके रिलेटेड, अभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आई तो ईयर से लेके मिनिस्टर से लेके रिसेंट अवेयरनेस, इस एक्ट के अंदर क्या है या इससे रिलेटेड कितनी एक्ट्स है, उनके तुरंत नोट्स बना लीजिए, ऑथेंटिक साइट से पढ़िए। मैं हमेशा आपको सोर्स भी देती हूँ क्योंकि एज अ टीचर्स, एज अ लर्नर्स, हमें कभी भी प्लेजरिज्म में नहीं आना है, ठीक है। आप जितने अच्छे से कंटेंट अपना प्रिपेयर करते हैं, जहां से सोर्स लेते हैं, और कुछ चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर हम रिसेंट अवेयरनेस रखते हैं, रोज न्यूज को भी फॉलो करते हैं, तो मेरा करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलो आर गिवन टू सेट्स, मैच द कॉलम में हमेशा मैं आपको क्या बोलती हूँ, आपको क्या याद रखना जरूरी है कि आपको क्या कोई लिस्ट की हेडिंग दी है। अभी देखिए लिस्ट 1 में उन्होंने बताया पॉल्यूशन टाइप, और लिस्ट 2 मतलब सोर्स। अभी जैसे मैंने बोला आपको, मैं हमेशा लिंक्स का सोर्स देती हूँ कंटेंट का, तो सोर्स मतलब ये एयर, लैंड, वाटर या नॉइस पॉल्यूशन कौन से वजह से होती है, इनके सोर्सेज क्या है। तो लिस्ट 2 को देख लेते हैं। सोर्सेज में पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स सच एज डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, second industries, thermal power plants and motor vehicle emissions, या third roadway, aircraft, industrial as well as high intensity and overuse of chemical fertilizers। अब हमेशा याद रखिए मैच द कॉलम का एक ही बेस्ट तरीका है, आपको कोई भी एक ऑप्शन अच्छे से पता होना चाहिए। अब कल की मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, एक ऑप्शन से आंसर फाइंड आउट नहीं हुआ था, सेकंड से भी नहीं हो रहा था, तो थर्ड। तो आइए सबसे पहले कॉमन सेंस लगाते हैं। अब इनमें से आपको कोई एक पता है, अदर में सोर्स, लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर 3 देखती हूँ तो रोडवेज, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल, ये सब नॉइस पॉल्यूशन है। तो डी एंड 3 कहीं पर मैच हो रहा है क्या, तो आपको तुरंत देखना चाहिए अगर आप श्योर है तो। अब मुझे लग रहा है डी एंड 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो बट वो करेक्ट है कि चलो एनालाइज करते हैं। अब ए एंड 2 मैच हो रहा है क्या, एयर, इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड मोटर व्हीकल एमिशंस, यस ये हो सकता है। डी 4 से मैच हो रहा है क्या, लैंड, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यस ये परफेक्ट मैच हो रहा है। फिर अगर हम देखते हैं वाटर किससे मैच हो रहा है, थर्ड, सॉरी मैं कौन सा ऑप्शन आपको बोल रही थी, मैंने ऊपर नीचे देख लिया अभी। तो हमारे पास इसमें कौन सा है वाटर के लिए, अगर आप देखते हो ऑप्शन नंबर 2 में, तो 1 पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स सच एज डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, तो यस ये वाटर पॉल्यूशन। तो देखिए अगर हमसे ऊपर नीचे होने में भी देखने में गलती हो जाती है या एग्जाम में हम गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं, तो इसलिए हमेशा एग्जाम में कामनेस रखिए, प्रॉपर्ली अपने स्क्रीन को देखिए और मेक श्योर यू आर मार्किंग द करेक्ट आंसर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2। अगेन विल सी एयर एंड 2, तो एयर किससे जा रहा है, इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड मोटर व्हीकल एमिशंस। बी एंड 4 लैंड, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सी वाटर मैचेस इज पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स सच एज डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एंड डी नॉइज पॉल्यूशन है रोडवे, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल एज वेल एज हाई इंटेंसिटी। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको ये मैच का कॉलम मिल गया, क्या इनकी पॉल्यूशन के कोई ईयर्स है, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंट क्वेश्चन में बताया, इनके डिफरेंट सोर्सेज क्या है, इनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी हेल्थ को नुकसान क्या हो सकते हैं, या हम इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स बताइए। तो जब भी टॉपिक पढ़िए आप मेक श्योर कीजिए कि आप उससे रिलेटेड सब कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ द विजन ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। तो देखिए ब्लू रेवोल्यूशन, अब तुरंत ब्लू का मतलब हमें पता होना चाहिए समथिंग रिलेटेड टू मरीन, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। फॉर योर करेक्ट आंसर सेलेक्ट द ऑप्शंस। ऑप्शन दिए, स्टेटमेंट्स दिए और कोडिंग दिए। प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स, बी क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द फुल पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन द कंट्री, सी improving the income status of fish farmers keeping in view the sustainability concerns, D encouraging scientific research in forestry to increase the vegetative cover, and E promoting integrated development of fisheries of the country, F undertaking research in new areas like marine finfish। अब हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि मुझे ना ऊपर क्वेश्चन पूछे ब्लू रेवोल्यूशन, तो डेफिनेटली इट विल बी समथिंग विद द वाटर। अब ए ऑप्शन देखते हैं उसमें गार्डन्स, तो गार्डन्स तो मतलब ग्रीन के अंदर जा सकता है। बी देखते हैं फिशरीज, यस दिस शुड बी द आंसर।
सी देखते हैं, इंप्रूविंग द इनकम स्टेटस ऑफ द फिश फार्मर्स। यस, अगेन ये फार्मिंग फिश फार्मर्स की बात की जा रही है। फिर डी ऑप्शन में एंकरेजिंग साइंटिफिक रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री भी नहीं आना चाहिए वाटर में। एंड प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिशेस, ये आना चाहिए। और अंडरटेकिंग रिसर्च इन न्यू एरियाज लाइक मरीन फिश। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि वो बोल रहे विजन, मतलब प्लान किया गया है। अब मुझे 100% श्योर है ए कैन नॉट बी द आंसर, तो किसमें ए ऑप्शन है वो हमारा बी है, उसमें हम एलिमिनेट कर देंगे। अब मुझे लगता है बी तो आंसर में आना चाहिए, तो जहां पर हमारे पास बी नहीं है हम वो एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो रहा है और ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि डी आंसर में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, बट अगर ऐसे सॉल्व करके मैं आंसर ढूंढ पा रही हूँ नहीं। तो अब हम देख लेते हैं, मुझे क्या लगता है डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज भी होना चाहिए और अंडरटेकिंग रिसर्च इन न्यू एरियाज लाइक मरीन फिनफिश। तो अब यहाँ पर हमको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है? क्या आपको बी, सी और ए लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, तो सी ऑप्शन मैंने बताया था, ए एलिमिनेट हो गया। तो 100% मेरा आंसर यहाँ पर ए आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कौन से ब्लू रेवोल्यूशन के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द फुल पोटेंशियल ऑफ फिशरीज। यस। सी, improving the income status of fish farmers keeping in view the sustainability concern. yes, ये मैच हो रहा है। और ई देख लेते हैं, promoting integrated development of fisheries of the country. तो best suitable answer here is A. B, C and E statements correct है जो blue revolution। तो अब देखिए थोड़ी कॉमन सेंस, मुझे से ब्लू रेवोल्यूशन क्या है। अब देखिए हमको ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके किसने इनिशिएट किया, इसके अंदर क्या कवर होता है, ये कब स्टार्ट हुआ, ये किसको हेल्प कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली आप उसके साथ डिफरेंट रेवोल्यूशन स्टडी करेंगे। आपने स्कूल में पता है, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है, ये क्यों आए, इनके फादर कौन है, या ये किसका इनिशिएटिव है। तो ये सब हम इजीली अगर स्टडी कर ले तो एक ही साथ हमारे 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं आप देखिए उसके इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कौन से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस समिट्स इज आल्सो नोन एज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर आपने मेरी इस टॉपिक की पहली वीडियो देखी थी, मैंने आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए थे। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जैसे आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करी हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए और अपनी गाड़ियों को क्या हम क्विट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक हम अगर अपना बेनिफिट आज का छोड़ के अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना रही हूँ। आज हम ये जनरेशन भले कुछ भी एंजॉय कर रहे, बट आप सबको पता है कुछ सालों पहले हमारा एनवायरनमेंट इससे भी बेटर था। अब हमने ऑलरेडी पैंडेमिक्स देख लिए और ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक रुक रहे, रोज हम कोई प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल क्राइसिस देख रहे, एक्सेसिव हीट, या मैं बोलूं बहुत ज्यादा बारिश भी आ जाती है, या मैं बोलूं बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम सबका फर्ज बनता है, तो दिस इज व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। आज आप इतना एंजॉय नहीं कीजिए रिसोर्सेज को कि कल की आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं बचे। ठीक है, तो जब भी एक मीनिंग आता है, एक नया वर्ड आप सुनते हो, उसको एक्सप्लेन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अब यहाँ पर बोल रहे कौन से फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस और समिट है जिसको नोन एज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये सारे कॉन्फ्रेंसेस है समिट से रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1, द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, the Rio de Janeiro Conference 1992, the Johannesburg Summit 2002, and the Rio Plus 20 Conference 2012. Here the correct answer is 4. ये आपको कब पता होगा? जब आपने स्टडी किया है। आप न्यूज फॉलो कीजिए, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जब मैं ये स्टडी कर रही हूँ, मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं कॉन्फ्रेंसेस देखूं, ये कहाँ पर हुई थी, इनका मेन मकसद क्या था, क्या ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिए, क्या ये ओजोन के लिए है, या ये फूड के लिए, या ये किसके लिए, ये कौन सी कंट्री में हुई, इनके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, कौन से ईयर में। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आ सकता था। तो यहाँ पर देखिए इसी आंसर में मैंने ईयर्स पढ़ ली। तो अब मेरी ड्यूटी है तुरंत में ऑथेंटिक सोर्स से जाके कॉन्फ्रेंसेस समिट्स के बारे में स्टडी करूं। यूएन यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए, या आज हो सकता है कि आज कोई नया रिसेंट इनिशिएटिव लिया जाए बिकॉज टुडे इज एनवायरमेंटल डे। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 4। तो आपको समझ आना चाहिए हमारा अप्रोच कहाँ पर है। हम जब बोलते हैं हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे, क्योंकि हमको सिलेबस नहीं पता।
आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वहां पर हम गलती करते। एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट स्टडी कर लीजिए, अपने अच्छे से थॉरो नोट्स बना लीजिए, तो आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। Look at this question. Statement number 1. Statement based question है, the Millennium Development Goals were adopted in the United Nations in the year 2010. ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, SDGs और MDGs। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज वो वीडियो को देख लीजिए। Statement number 2. Developing a global partnership for development was one of the Millennium Development Goals. अब आपको तुरंत याद आना चाहिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का नाम क्यों मिलेनियम है, क्योंकि वो 2000 में आए। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कॉमन सेंस। 2010 में नहीं आए। कितने गोल्स थे? 8 गोल्स क्या थे? क्या वो हम अचीव कर पाए? क्या वह सक्सेसफुल थे या फेल हो गए? अगर वो गोल्स हम आगे कंटिन्यू करें तो उनका नाम क्या है? तो वी हैव 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन 17 के अंदर क्या है गोल्स और वो कब तक अचीव करना है, ठीक है, वो किसका एजेंडा है, वो 17 गोल्स कौन से डिफरेंट है 8 गोल्स से। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो आप जब भी देखिए एमडीजी यहाँ पर क्वेश्चन है बट आपको एसडीजी भी साथ में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। एमडीजीज वर adopted in 2000 not in 2010 and only statement 2 is correct. Developing a partnership, global partnership for development was one of the millennium development goals. So statement 2, only 2 is the correct answer. ठीक है, ये हमने सिलेबस में कहां से कवर किया? देखिए हमने 1 टॉपिक से भी आ गया हमको क्वेश्चन एमडीजी के ऊपर, ठीक है। थर्ड हमें पॉल्यूशन रिलेटेड भी आ गया, हमें ईयर रिलेटेड आ गया, तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर हमारे यहाँ किसने क्वेश्चन हमने इसमें से कर लिए? इन्वायरमेंटल एक्ट। तो देखिए मैं हर क्वेश्चन आपको रीसेंट पेपर से ही लेके आती हूँ। अगर आप अच्छे से स्टडी करें, फॉलो करें मेरे चैनल को और आप एक अच्छे नोट्स बना के अच्छे सोर्स से पढ़ रहे तो डेफिनेटली आपको पता है कहाँ से पढ़ना है। ये हमारे कुछ डे से जो पूछे जाते हैं, जैसे आज का डे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप ये कुछ डेट्स को अच्छे से याद कीजिए क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है और 5 जून तो उनका एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डू नॉट मेक द अर्थ योर डस्टबिन, इट डिजर्व्स टू गेट ड्यू रिस्पेक्ट। हमें मदर अर्थ, मदर प्लैनेट वापस नहीं मिलेगा। मेक श्योर आपके छोटे छोटे एक्शंस, ठीक है, जैसे अगर आप रूम में नहीं बैठे तो फैन, ट्यूबलाइट्स को बंद करके जाइए। आप जू बीच घूमने जा रहे हैं तो कचरा वहां पर मत डालिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, एक्सेसिव शॉपिंग ना कीजिए। और मैं हमेशा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रही हूँ। अगर आप मुंबई से तो आपको पता है यहाँ पर हमारी बसेस है, ठीक है, BST बसेस। और मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 बस कैन रिप्लेस अ मिनिमम ऑफ 30 कार्स and it is one of the greenest mode of transport. Mumbai city thrives on public transport, whether they are our local trains or buses. और हमने ये पैंडेमिक में बहुत अच्छा रियलाइज कर लिया है कि अगर ट्रेन्स और बसेस नहीं ऑपरेट होती तो हम कैसे कनेक्टिविटी करते। हम आज तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है बट अब तक हम वर्चुअली यहाँ से मुंबई सिर्फ ये कंप्यूटर के थ्रू जा सकते, नॉट फिजिकल फॉर्म। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कोई इनिशिएटिव लीजिए, प्लांट अ ट्री, ठीक है। मेक श्योर यू आर कंजर्विंग द रिसोर्सेज, वेस्टेज नहीं करे, भले वो फूड वेस्टेज हो या कोई भी चीज की वेस्टेज ना करिए और हमेशा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। कुछ भी आपको डाउट्स रहते हैं प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू। और अगर आपको कोई टॉपिक पर क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बताइए, ठीक है। वी आर ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। आप सबका फर्ज बनता है पढ़ना, अच्छे से क्वालिफाई होकर आइए, JRF कीजिए, आगे PhD कीजिए, अपना करियर अच्छे से बनाइए। एंड आई वंस अगेन विश यू हैप्पी एनवायरनमेंट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।